नमस्कार दोस्तों, मैं हितेश चंद्रा फ्रॉम गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक बदायूं। आज मैं केमिकल रिएक्शन इंजीनियरिंग का एक टॉपिक लेके आया हूँ, इरिवर्सिबल रिएक्शन इन पैरेलल्स। हमें इरिवर्सिबल पैरेलल रिएक्शन के लिए इंटीग्रेटेड इक्वेशंस को फाइंड आउट करना है। टॉपिक को स्टार्ट करने से पहले अगर मेरे प्रीवियस लेक्चर्स में आपको कोई डाउट हो या प्रॉब्लम हो तो उसे कमेंट बॉक्स में के द्वारा आप पूछ सकते हैं, ठीक है। और प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब एंड शेयर करें। हमें आज स्टडी करना है इरिवर्सिबल रिएक्शन इन पैरेलल, ठीक है। सबसे पहले इरिवर्सिबल रिएक्शंस वह रिएक्शंस होती हैं जो एक ही डायरेक्शन में होती हैं, ठीक है। ऐसी रिएक्शंस को हम इरिवर्सिबल रिएक्शंस कहते हैं, ठीक है। अब इसने कहा इरिवर्सिबल रिएक्शन इन पैरेलल्स, मतलब पैरेलल में इरिवर्सिबल रिएक्शन पैरेलल में। सबसे पहले हम जानते हैं पैरेलल रिएक्शंस क्या होती हैं, ठीक है। पैरेलल रिएक्शंस वह रिएक्शंस होती हैं जिनमें एक ही रिएक्टेंट से या एक से अधिक रिएक्टेंट से दो डिफरेंट प्रोडक्ट बने या एक रिएक्टेंट या एक से अधिक रिएक्टेंट दो रिएक्शन में कंज्यूम हो और वो दो रिएक्शन दो डिफरेंट प्रोडक्ट्स को प्रोड्यूस करे। ऐसी रिएक्शन को हम पैरेलल रिएक्शंस कहते हैं। पैरेलल रिएक्शंस को कंपेटिंग रिएक्शन भी कहते हैं, ठीक है। अब कंपेटिंग रिएक्शन या पैरेलल रिएक्शन का एग्जांपल, इंडस्ट्रियल एग्जांपल हो गया हमारा C2H4 ethylene plus half O2 gives ethylene oxide। C2H4 plus 3 O2 gives 2 CO2 और 2H2, ठीक है। अब इसमें क्या है, एक या एक से अधिक क्या है रिएक्टेंट्स हैं जो रिएक्ट होके दो डिफरेंट रिएक्शन में रिएक्ट हो रहे हैं और पहली रिएक्शन के द्वारा एथिलीन ऑक्साइड बनना है, दूसरी रिएक्शन के द्वारा CO2 और H2O बनना है, ठीक है। इन रिएक्शंस में भी क्या होगा, एक डिजायर्ड प्रोडक्ट होगा, एक डिजायर्ड प्रोडक्ट है। डिजायर्ड प्रोडक्ट हमारा एथिलीन ऑक्साइड है और ये डिजायर्ड प्रोडक्ट, ठीक है। डिजायर्ड प्रोडक्ट और अनडिजायर्ड प्रोडक्ट क्या होता है, ठीक है। हमने जिस रिएक्शन स्टार्ट की है, ठीक है, जिसे बनाने के लिए रिएक्शन को कराया है, ठीक है, वो हमारा डिजायर्ड प्रोडक्ट, और उसके साथ जो दूसरा अपने आप बनता है वो हमारा अनडिजायर्ड प्रोडक्ट, ठीक है। हमेशा ही डिजायर्ड प्रोडक्ट की वैल्यू हमें ज्यादा चाहिए और अनडिजायर्ड प्रोडक्ट की वैल्यू हमें कम चाहिए, ठीक है। इसलिए रिएक्टर की डिजाइनिंग इस प्रकार से की जाती है कि अनडिजायर्ड कम से कम बने और डिजायर्ड ज्यादा से ज्यादा बने, ठीक है। अब ये हो गया पैरेलल रिएक्शंस क्या होती हैं उसका एग्जाम्पल। अब मैंने इसका लेट अस कंसीडर
consider two parallel elementary reactions. A gives R और A gives S. मैंने दो क्या किया, रिएक्शन को, एलिमेंट्री रिएक्शन को एज्यूम किया, ठीक है, और जो A गिव्स R और A गिव्स S, ठीक है। एलिमेंट्री रिएक्शन वह रिएक्शंस होती हैं जिनका स्टैचोमेट्रिक कोफिशिएंट उनके ऑर्डर्स के बराबर होता है। इसका मतलब इसका स्टैचोमेट्रिक कोफिशिएंट 1 है, इसका भी 1 है, तो इनका ऑर्डर क्या हो गया, 1 हो गया, ठीक है। अब इसका रेट कांस्टेंट मैंने K1 मान लिया और इसका K2 मान लिया। इस कंडीशन में K1, क्योंकि जो हमारा R प्रोडक्ट है वो डिजाइड है और S अनडिजाइड प्रोडक्ट है। S क्या है, अनडिजाइड प्रोडक्ट है, ठीक है। द रेट लॉ it given as -RA। मैंने पहले पैरेलल रिएक्शंस को रिएक्टेंट की टर्म्स में रेट लॉ या रेट एक्सप्रेशन को डिफाइन किया, तो ए रिएक्टेंट दोनों बोथ रिएक्शन में कंज्यूम हो रहा है, तो क्या हो गया, -dCA/dt बराबर K1CA प्लस K2CA, ठीक है। इसे मैंने इस तरीके से लिख दिया, K1 प्लस K2 और CA, इसे इक्वेशन 1 दे दी, ठीक है। अब मैंने दोनों रिएक्शन को प्रोडक्ट की टर्म्स में डिफाइन किया, प्रोडक्ट की टर्म्स में है इसलिए पॉजिटिव साइन, तो dCR/dt K1CA, इसे इक्वेशन 2 RS dCS/dt K2CA और इसे इक्वेशन 3, ठीक है। ये हमारे 3 रेट लॉ आ गए डिफरेंट टर्म्स में। पहला रेट लॉ रिएक्टेंट की टर्म्स में है, दूसरा रेट लॉ डिजाइड प्रोडक्ट की टर्म्स में है, तीसरा रेट लॉ अनडिजाइड, ठीक है, टर्म्स में है। फ्रॉम इक्वेशन 1 सबसे पहले मैंने इक्वेशन 1 ले ली और इक्वेशन 1 का मैंने सिर्फ इतना पार्ट लिखा, dCA/dt बराबर K1 प्लस K2CA। इसको -dCA/CA लिख लिया और इधर K1 प्लस K2dt कर दिया और साथ ही साथ इसका इंटीग्रल कर दिया। T0 टू T जाएगा, ठीक है। 0 पे कंसंट्रेशन CA0 होगी, T पर CA होगी, ठीक है, तो -ln CA, इसका इंटीग्रल, इस पे लिमिट लगाई, CA0 से CA और इक्वल टू K1 प्लस K2,
ये हो गया टी, ये क्या हो गया टी। अब इसमें लिमिट रखी, ठीक है, तो माइनस बाहर एन सी ए अपॉन सी ए नॉट अपॉन सी ए नॉट बराबर K1 प्लस K2 टी। इससे ब्लॉक में बंद किया और इसे इक्वेशन 4 दे दी। इक्वेशन 4 रिप्रेजेंट इंटीग्रेटेड रेट इक्वेशन फॉर पैरेलल रिएक्शंस। फॉर पैरेलल रिएक्शंस अगर मैं इसके लिए एक ग्राफ ड्रा करूं तो माइनस सी ए अपॉन सी ए नॉट और टी, और ये क्योंकि ये क्या है y बराबर एम एक्स की इक्वेशन है, ठीक है, तो y ये टर्म्स हो गई, m k1 प्लस k2 हो गया और x t हो गया, ठीक है। इसका जो स्लोप है वो m की वैल्यू कितनी है k1 प्लस k2, ठीक है। हमें इन टॉपिक्स में क्या फाइंड आउट करना होता है, इंटीग्रेटेड रेट इक्वेशन। हमने जो हमारी इक्वेशन 4 है वो इंटीग्रेटेड रेट इक्वेशन है, इसी प्रकार से हमें प्रोडक्ट की टर्म्स में भी प्राप्त करना है। तो फ्रॉम इक्वेशन 2 एंड 3, अब इक्वेशन 2 और 3 से चलते हैं। फ्रॉम इक्वेशन, ठीक है, 2 एंड 3, मैंने इक्वेशन 2 और 3 को डिवाइड किया तो डी सी आर अपॉन डी सी एस बराबर K1 अपॉन K2 आ गया। मैंने क्या किया, इक्वेशन 2 को इक्वेशन 3 से डिवाइड कर दिया तो क्या आ गया, डी सी आर अपॉन डी सी एस बराबर K1 अपॉन K2। इसको मैंने इस तरीके से लिख दिया, डी सी आर बराबर K1 अपॉन K2 और डी सी एस, इसे इंटीग्रल किया, इसे इंटीग्रल किया, ठीक है। जब t बराबर 0 था तब मैंने मान लिया इन दोनों प्रोडक्ट का कुछ ना कुछ इनिशियल अमाउंट था, इसका मैंने सी आर नॉट मान लिया और सी एस नॉट मान लिया, और जब t समय पे ये सी आर और ये सी एस, ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, सी आर माइनस सी आर नॉट बराबर K1 अपॉन K2 ब्रैकेट में सी एस माइनस सी एस नॉट। इससे इक्वेशन 5 दे दिया। इक्वेशन 5 रिप्रेजेंट इंटीग्रेटेड रेट इक्वेशन फॉर पैरेलल रिएक्शन इन टर्म ऑफ प्रोडक्ट। अगर मैं इसका ग्राफ ड्रा करूं तो ये सी आर और ये सी एस, अब ये क्या है, 2 पॉइंट से होके जाने वाली एक स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन, जिसमें इन दोनों की इनिशियल कुछ ना कुछ वैल्यू है, तो मैंने इसकी इनिशियल वैल्यू सी आर नॉट इसे मान लिया और इसकी इनिशियल वैल्यू सी एस नॉट इसे मान लिया, ठीक है। आर हमारा डिजायर्ड प्रोडक्ट है तो आर का अमाउंट ज्यादा रहेगा, एस हमारा अनडिजायर्ड प्रोडक्ट है, ठीक है, तो इसकी वैल्यू सी एस कम रहेगी। अगर इन दोनों पॉइंटों को मिलाएंगे, ठीक है, तो ये आएगा, और इन दोनों पॉइंटों को मिलाएंगे तो ये आएगा। अगर मैं इन दोनों
ला दूं, ठीक है, तो जो ये लाइन आएगी वो इक्वेशन 5 को रिप्रेजेंट करेगी। इसका स्लोप होगा K1 अपॉन K2, ठीक है। इस कंडीशन में CS नॉट इक्वल टू 0, ठीक है, इक्वल टू 0 नहीं है, ठीक है। अब मुझे रिएक्टेंट और प्रोडक्ट तीनों के लिए टाइम के रिस्पेक्ट में एक ग्राफ खींचना है, ठीक है। तो बाई अक्ष पे मैंने CR, CS और CA तीनों चीजें ले ली और एक्स अक्ष पर T ले लिया, एक्स अक्ष पर T ले लिया। हमें पता है, ठीक है, टाइम के साथ रिएक्टेंट हमेशा घटता है, एक्सपोनेंशियली घटता है, ठीक है, और प्रोडक्ट हमेशा बढ़ते हैं। तो जो इसका ग्राफ होगा वो इस तरीके से इनफाइनाइट की ओर घटते हुए जाएगा। ये इसका है CA का, और CR हमारा डिजायर्ड प्रोडक्ट है, CS हमारा अनडिजायर्ड प्रोडक्ट है, ठीक है। तो CR का ग्राफ ये जाएगा, ये CR, और CS का ग्राफ इसके नीचे से जाएगा और जो एक समय के बाद एक स्ट्रेट लाइन में कन्वर्ट हो जाएंगे, ठीक है। ये CS का ग्राफ, ठीक है। यहां पर K1 इज ग्रेटर देन K2 एंड CR नॉट CS नॉट इक्वल टू 0, ठीक है। ये जो ग्राफ हमारा टेम्परेचर के साथ रिएक्टेंट और प्रोडक्ट के बीच खींचा गया, ठीक है। इस प्रकार से हम पैरेलल रिएक्शंस की इंटीग्रेटेड रेट इक्वेशन को फाइंड आउट कर सकते हैं। धन्यवाद दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में।